आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं हम लगातार आपको जो है डीएलएड से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स वीडियो देने का प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है। यह प्रयास किस स्तर पर फलीभूत होता है, आप लोग परीक्षा देने के बाद हमसे मिलिएगा कि हमारा यह प्रयास आपको कितने हद तक फायदा किया है। मित्रों, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का यह 5वां वीडियो होने वाला है। इस 5वें वीडियो में हम शिक्षण की नवीन विधाओं के बारे में चर्चा करेंगे। पूरे के पूरे एक यूनिट को हम एक शॉर्ट नोट्स वीडियो में ख़त्म करने का प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम आपसे एक आग्रह कर सकते हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यह चैनल आपको केवल डीएलएड नहीं करवाएगा, ना ही केवल बीएड करवाएगा। आप चैनल के पुराने प्लेलिस्ट में जाकर के पुराने वीडियोज को देख करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम आपको हमारा उद्देश्य क्या है और आपको हम किस स्तर तक लेके जाना चाहते हैं, किस उद्देश्य के साथ निशांत ज्ञान इस ऑनलाइन क्षेत्र में खड़ा हुआ है और क्या उद्देश्य के साथ यह आगे कार्य करेगा। अगर हमारे उद्देश्यों से आप अवगत होना चाहते हैं तो पिछले कई वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए, जैसे कि बाल मनोविज्ञान का लेक्चर वीडियो हुआ, पर्यावरण का लेक्चर वीडियो हुआ, गणित का लेक्चर वीडियो हुआ। आप उन सभी लेक्चर वीडियो को अगर देख लेंगे तो आप हमारे उद्देश्यों से परिचित हो जाएंगे। चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम जो है शिक्षण की नवीन विधाओं के बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, सबसे पहले मैंने लिखा है क्रियापरक या गति आधारित शिक्षण। मित्रों, क्रियापरक या गति आधारित शिक्षण क्या होता है? जिसमें क्रिया द्वारा शिक्षण प्रदान किया जाता है वही जो है क्रियापरक या गति आधारित गतिविधि आधारित शिक्षण कहलाता है। इसमें छात्र जो है स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। कॉमनियस साहब का एक उदाहरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक कथन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह है शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक को क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक मनोवैज्ञानिक है कॉमनियस, जिनके माध्यम से ये काफ़ी बार यूपी टेट में भी पूछा गया है कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक को क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाए। रूसो साहब ने कहा है कि यदि आप छात्र की बुद्धि का विकास करना चाहते हैं तो उस गति को विकसित करना चाहिए जो उसे बुद्धिमान तथा तार्किक बनाने के लिए बालक को स्वस्थ बनाए। मित्रों, ध्यान रखिएगा, यदि आप छात्र की बुद्धि का विकास करना चाहते हैं तो उस गति को विकसित करना चाहिए जो उसे बुद्धिमान तथा तार्किक बनाने के लिए बालक को स्वस्थ बनाए। ठीक है। क्रियापरक या गतिविधि आधारित शिक्षण क्या होता है? मित्रों, इससे क्या क्या होता है? तो अनुभव प्राप्ति से संबंधित क्रियाएं होती हैं। बालक द्वारा इसमें जो है नए नए कार्य करके अनुभव प्राप्त किए जाते हैं। ज्ञान प्राप्ति से संबंधित क्रियाएं होती हैं, ज्ञान प्रदान से संबंधित क्रियाएं होती हैं। कुछ कार्यात्मक शिक्षण विधियां निम्नलिखित हैं जो कि आपके सामने मैंने जो है, अगर आप इसका जानना चाहते हैं, जैसे खेल विधि के जनक कौन है, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है, मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन है, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, डाल्टन विधि के जनक कौन है, इन सभी के विधियों के जनक पूछे जाते हैं। तो प्रमुख शिक्षण विधियों के जनक से रिलेटेड एक मैंने लेक्चर वीडियो लिया है। उस लेक्चर वीडियो को मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन है, तो मारिया मॉन्टेसरी जी हैं। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है, तो यह जो है फ्रॉबेल जी हैं। तो इस तरीके से खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि के जनक आपसे पूछे जाएंगे, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। मित्रों, विशेषता और महत्व क्या होता है? शिक्षक इसमें करके सीखने पर बल देता है, बालक को क्रियाशील बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा, शिक्षण हमेशा और वर्तमान के समय में शिक्षण प्रायः बाल केंद्रित ही हो रही है। अब आगे और भी बाल केंद्रित शिक्षण को उसमें जो है और भी सुधार किया जाएगा। इस विधि से बालकों में थकान उत्पन्न होती है और पुस्तकों का महत्व जो है कम होता है। बालक का संतुलित विकास होता है। जब बालक करके कोई चीज़ सीखेगा तो उसके जो है संतुलित विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, तमाम सारे विकास ऐसे होते हैं। और पुस्तकों का थोड़ा सा महत्व कम होता है, जिससे बालक जो है अपने आप को फ्रेश और तरोताज़ा महसूस करता है, अपने आप को पुस्तकों के बोझ से हल्का महसूस करता है। मित्रों, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन काल में शिक्षा कैसी थी। तो प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो शिक्षक केंद्रित थी। ठीक है, शिक्षक जैसा चाहता था उसी प्रकार से शिक्षण करता था। लेकिन मनोवैज्ञानिक से बालक को महत्व दिया जाने लगा। अब बालकों की रुचियों एवं रुझानों एवं क्षमताओं का महत्व दिया जाता है, या यूँ कहा जाए तो वर्तमान के समय में जो शिक्षा है वो शिक्षक केंद्रित न होकर के बाल केंद्रित हो गई है। इसकी विशेषता की बात किया जाए मित्रों, यह एक मनोवैज्ञानिक शिक्षण है। बाल प्रधान शिक्षण होता है, रुचि एवं क्षमताओं का विकास होता है। इसे जो है सरल एवं रुचिपूर्ण शिक्षण होता है। ज्ञानेंद्रियां प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। आत्मा अभिव्यक्ति के अवसर इसमें प्रदान किए जाते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण में
आप सभी लोग जानते हैं, जब आप प्राइमरी में पढ़ रहे होंगे तो आपके भी समय में बाल सभा का आयोजन किया जाता था। वो बाल सभा आपके आत्माभिव्यक्ति के अवसर को मतलब कि प्रदान करता था कि आप किस तरीके से विकास अपना बेहतरीन कर पाएंगे। आप उस समय बच्चे ही रहे होंगे, है ना। तो जो बाल केंद्रित शिक्षण होता है, तो बाल सभा उसका एक महत्वपूर्ण जो है कार्यविधि था। इसके महत्व के बारे में बात करें मित्रों, इसका जो महत्व था, इसमें व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है, स्वाभाविक अनुशासन का विकास होता है। इसमें बालक स्वाभाविक अनुशासन, उसे दबाव बना करके उसमें अनुशासन नहीं डाला जाता है। स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न होती है। किए गए शिक्षण से छात्रों में संतुष्टि एवं शांति का अनुभव होता है। मित्रों ध्यान रखिएगा, इसमें जो है बालक अपने मन से पढ़ाई करता है, उसे जो अच्छा लगता है उसे शिक्षक पढ़ाने का प्रयास करता है। इसमें बालक जो है अपने आप को संतुष्ट प्रदान करेगा और शांति का अनुभव करेगा। ठीक है। रुचिपूर्ण शिक्षण क्या होता है मित्रों? रुचिपूर्ण शिक्षण होता है, यह एक समयबद्ध कार्यक्रम है जिसमें बालकों को आनंददायक कार्यक्रम एवं शिक्षण द्वारा पक्षपात रहित वातावरण में मित्रवत आत्मीय व्यवहार है। मित्रों ध्यान रखिएगा, रुचिपूर्ण का मतलब यह होता है कि बालकों का जैसा इंटरेस्ट हो शिक्षक उसी तरीके से पढ़ाए, और जब बालकों के इंटरेस्ट के आधार पर हम उसे पढ़ाएंगे तो हमारा और बालक के बीच जो है, जैसे हम शिक्षक हैं, हमारा और बालक के बीच जो है मित्रवत व्यवहार बन जाएगा, और यही मित्रवत व्यवहार आत्मीय व्यवहार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि हम और आप मिल करके लगातार निशांत ज्ञान को ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, और हम जो है आपको आपकी सामाजिक समरसता और प्रतिष्ठा प्रदान करवाने का हमारी तरफ से प्रयास किया जा रहा है। तो यही प्रयास जो है हमारे और आपके बीच सबसे पहले मित्रतापूर्ण व्यवहार बनाता है, और उसके बाद यही मित्रतापूर्ण व्यवहार हमें और आपको आत्मीय व्यवहार में परिवर्तित करता है। इसके अंतर्गत क्या होता है रुचिपूर्ण व्यवहार में? तो इसके अंतर्गत बच्चों की गीतों एवं खेलों कहानियों के माध्यम से शिक्षण प्रदान किया जाता है। यह एक ऐसी विधा है जो शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बनाती है। मित्रों ध्यान रखिएगा, जो चीजें मैंने लिखा है यही चीजें आप लिखें, यह जरूरी नहीं है। रुचिपूर्ण शिक्षण में क्या होता है, कैसे होता है, आप एक बार पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आप उसे लिख पाएंगे। इसके उद्देश्य की बात करें मित्रों, समुदाय का सहयोग प्राप्त करना होता है, शिक्षक को एक मित्र एवं सहयोगी की तरह कल्पना करना होता है, बालकों को विद्यालयों में ठहराव एवं गुणात्मक शिक्षा की संप्राप्ति होती है, शिक्षा में ह्रास एवं अवरोधन को समाप्त किया जाता है, स्वप्रतिभा विकास पर बल दिया जाता है। मित्रों रुचिपूर्ण शिक्षण का यही उद्देश्य होता है। तो आप उद्देश्यों को एक बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मुझे 110% विश्वास है कि आप लिख पाएंगे, क्योंकि आप इन जो यह अवस्थाएं हैं, जिस अवस्था की मैं बात कर रहा हूं, इस अवस्था से कभी ना कभी आप जरूर गुजरे हैं। तो निश्चित रूप से आप इस बातों को अपनी पेपर में जो है जरूर लिख पाएंगे। आगे बात करते हैं मित्रों सहभागी शिक्षण के बारे में। सहभागी शिक्षण क्या होता है? सहभागी शिक्षण में बालक एवं शिक्षार्थी दोनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सहभागी का मतलब ही होता है साथ साथ सहभागिता करना, अर्थात साथ साथ किसी शिक्षण कार्य को संपादित करना। शिक्षण प्रक्रिया की सफलता के लिए दोनों के मध्य सहभागिता आवश्यक होती है। एक दूसरे के बिना शिक्षण प्रक्रिया अधूरी होती है। अगर शिक्षक चाहे अकेले बड़बड़ा के पढ़ा दे तो निश्चित रूप से नहीं पढ़ा सकता है, और बालक चाहे बिना शिक्षक के पढ़ ले तो कभी भी वह शिक्षण प्राप्त नहीं कर सकता है। तो जो शिक्षण होता है वह बालक और शिक्षक के सहभागिता पर जरूरी होता है। कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक प्रश्न पूछता है, छात्र उत्तर देता है, शिक्षक निर्देश देता है, शिक्षार्थी पालन करता है। दोनों ही एक दूसरे का सहयोग करते हैं। बिना सहयोग के कोई भी चीज नहीं चल सकता है, चाहे वह देश हो, चाहे वह समाज हो, चाहे वह परिवार हो, चाहे वह कक्षा हो। बिना सहयोगात्मक रवैया के कोई भी चीज नहीं चल सकती है जीवन में, है ना। तो सहयोगात्मक रवैया जरूरी होता है। उद्देश्य की बात की जाए मित्रों, उद्देश्य क्या होता है? शिक्षक शिक्षार्थी दोनों की क्रियाशील रखता है। शिक्षक भी क्रियाशील रहता है कि बालकों से प्रश्न पूछे, बालक अगर गलती कर रहा है तो उसे निर्देश दे, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। और शिक्षार्थी भी क्रियाशील रहता है कि गुरुजी कुछ सिखा रहे हैं, उसको हम सीखने का प्रयास करेंगे। छात्र को अस्थायी ज्ञान इसमें प्राप्त होता है। छात्र का इसमें जो है सर्वांगीण विकास होता है। आगे बात करें मित्रों, विषय वस्तु को सरल एवं बोधमय विधि से प्रस्तुत करना होता है। आगे बात करें मित्रों, सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाना होता है इसका उद्देश्य। ठीक है, आगे बात किया जाए मित्रों, पांचवा बहुस्तरीय बहुश्रेणी शिक्षण विधि क्या होता है? इसमें मित्रों बहुस्तरीय शिक्षण विधि से अभिप्राय एक ऐसे शिक्षण से है जिसमें एक शिक्षक 2 या 2 से अधिक कक्षाओं को एक कक्षा में बैठाकर वैयक्तिक रुचियों, भिन्नता, उपलब्धि, अभिरुचि, परिपक्वता को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करता है। मित्रों इसमें आप स्पष्ट है बहुस्तरीय या बहुश्रेणी शिक्षण विधि, इसका मतलब ही यही है कि एक ही कक्षा में जब या 2 या 2 से अधिक
मतलब 2 या 2 से अधिक अनुभव वाले, 2 या 2 से अधिक अवस्था वाले, 2 या 2 से अधिक कक्षा वाले बच्चों को बैठा करके उनकी उपलब्धि, उनकी अभिरुचि, उनकी मैच्योरिटी को ध्यान में रख करके शिक्षण कार्य किया जाता है। यह बहुस्तरीय शिक्षण विधि होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी छात्र जो है ध्यानमग्न होकर के शिक्षण कार्य करते हैं और अनुशासन बना रहता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है। मित्रों, इसका उद्देश्य होता है कि छात्रों को समय का सदुपयोग करना प्राप्त जान जाते हैं, उपयुक्त विधि से शिक्षण कार्य करना होता है और शिक्षक के अभाव में उत्पन्न समस्या को हल करना होता है। अगर कक्षा 5वीं तक का स्कूल है और 2 ही शिक्षक हैं तो निश्चित रूप से बहु शिक्षण की प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया, बहुस्तरीय या बहुश्रेणी शिक्षण की प्रक्रिया जरूर बनाए रखना है, क्योंकि 2 शिक्षक 5 क्लासों में तो जा नहीं सकते हैं, है ना। तो सृजनात्मक शक्ति का विकास भी होता है, अनुशासन बनाए रखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाया भी जा सकता है। आज उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे ऐसे विद्यालय हैं जिसमें एक शिक्षा मित्र के ऊपर पूरा का पूरा कॉलेज चल रहा है, तो निश्चित रूप से शिक्षकों की कमी है। उस कमी को जो है जल्द से जल्द पूरा कराने का दायित्व सरकारों पर रहता है, लेकिन कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। दक्षता आधारित शिक्षण क्या होता है मित्रों? तात्पर्य इसका यह है कि अध्यापक द्वारा ऐसा शिक्षण कार्य किया जाए जिससे छात्र ज्ञान प्राप्ति में दक्ष हो सके। दक्षताओं का विकास तभी संभव है जब शिक्षार्थी किसी ज्ञान इकाई को इस सीमा तक सीख ले कि वह उसके जीवन का अंग बन जाए। दक्षता आधारित शिक्षण का मतलब ही यही होता है। दक्षता का मतलब होता है मित्रों कौशल आधारित शिक्षण। कौशल आधारित शिक्षण का मतलब क्या होता है कि आपको जो है मतलब कि ऐसी चीज़ों को सिखा दिया जाए कि जो आपके जीवन का ही अंग बन जाए। विज्ञान की शब्दावलियों में इसे मास्टर लर्निंग कहते हैं अथवा ऑप्टिमम लर्निंग कहते हैं। जैसे भाषा की दक्षता, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसे प्राप्त कर ले तो वह जो है इसके जो है जीवन का अंग बन जाता है। मित्रों, मैं आपको बताऊं, जो वर्तमान के समय में मैं शिक्षण कार्य करता हूं तो मैं बचपन से ही शिक्षण कार्य में रुचि लेता था और दक्षता आधारित शिक्षण जो है मुझे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाया गया हमारे गुरुजनों के माध्यम से। वही आज परिणाम है, माता सरस्वती की कृपा है कि हम आपके बीच बिना बेरोक टोक के लगातार हम बोल सकते हैं, बिना कंटेंट के हम लगातार किसी भी विषय पर बोल सकते हैं। उसका केवल और केवल यही रीजन है कि हम लगातार शिक्षण में हमारी रुचि रही है ना। जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि रहेगी आप बेरोक टोक उस क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलता अर्जित करेंगे, और छोटी मोटी सफलता नहीं, बहुत बड़ी सफलता अर्जित करेंगे। लेकिन समय का इंतजार करना पड़ेगा, धैर्य रखना ही पड़ेगा। मित्रों, इसके उद्देश्य की बात करें तो छात्रों को दक्ष बनाना, छात्रों को कौशल बनाना होता है, प्रतिस्पर्धा की भावना को विकसित करना होता है, ज्ञान को अस्थायी बनाना होता है। जैसे कि आप किसी ज्ञान को अस्थायी बनाना चाहते हैं किसी बच्चे के अंदर, तो आपको उस बच्चे को उस चैप्टर को या उस ज्ञान को इतनी बार पढ़ा देना है, इतना बार प्रैक्टिस करा देना है कि बच्चा जीवन में कभी भूले ही नहीं। शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न करना होता है, सहयोग की भावना विकसित करना जो है इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। दक्षता आधारित शिक्षण विधि के सोपान की बात करें मित्रों, इसमें जो है पूर्व तैयारी होती है, उद्देश्य निर्धारण होता है, सहायक सामग्री होती है, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होता है, नियम का सूचीकरण होता है। इसमें सबसे ज्यादा क्या कराया जाता है, ध्यान रखिएगा, की पॉइंट है अभ्यास। तब तक आपको किसी कार्य में दक्षता नहीं आएगी जब तक उस कार्य का आप अभ्यास नहीं करेंगे। आगे बात करें मित्रों, अभ्यास कार्य के अंतर्गत त्रुटि का शुद्धिकरण होता है और अंत में जो है जो भी दक्षता आपको दिया जाता है उस दक्षता परीक्षा में प्रयोग जरूर कराया जाता है ना। आगे बात करें मित्रों, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? मित्रों, उपचार शब्द का मतलब होता है चिकित्सा शास्त्र का शब्द है। उपचारात्मक शिक्षा में छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाकर उन्हें दूर करने का दोहरा प्रयास किया जाता है। निषेधात्मक एवं निश्चयात्मक कहा जाता है इसे। यहाँ पे लिखा गया है, योकम एवं सिंकसम महोदय ने कहा है कि उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। उद्देश्य इसका क्या है? उपचारात्मक शिक्षण का मतलब क्या होता है? उपचार का मतलब दवा देना, है ना। चिकित्सा शास्त्र का ये शब्द है। इसका मतलब यही होता है कि आप जो है बच्चों के अंदर जो भी कमी है उस कमी को पहले जान लीजिए, उसके बाद उस कमी को दूर करने के लिए आप अन्य बच्चों की तुलना में दोहरा प्रयास उस बच्चे पर कर दीजिए कि यह बच्चा अन्य बच्चों की तुलना में कमजोर है तो जल्दी सीख जाए और जल्दी सीख करके पूरी कक्षा में एक स्थान अपना निश्चित कर पाए, एक जो सामान्य स्थान होता है सभी बच्चों के बराबर आ जाए। तो यही होता है उपचारात्मक शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य। उद्देश्य की बात करें मित्रों, मानसिक उलझनों को समाप्त करना होता है, विकास में उपस्थित कठिनाइयों का निराकरण करना होता है, बुरी आदतों को दूर करना होता है एवं अच्छी आदतों का विकास करना होता है, चरित्र एवं मनोबल को ऊंचा उठाना भी इसका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है।
इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। बच्चे छोटे छोटे रहते हैं तभी वो जो है बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं, गांजा दारू भांग मारने लगते हैं। तो हम उन्हें जो है सिखाने का प्रयास करते हैं, बेटा ये गलत है और यह सही है, इसे आप करेंगे तो कैंसर होगा, इस तरीके का रोग होगा। दो एक उदाहरण उसे देंगे, समझाने का प्रयास एक शिक्षक हमेशा करता है। अब आप सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं वह आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन बच्चा सीखता है कि नहीं सीखता है वो शिक्षक के ऊपर भी निर्भर करता है। उपचारात्मक शिक्षण की विधियां कौन कौन सी होती हैं? एक होती है पुरानी पद्धति, जैसे अभ्यास के द्वारा ही। पुरानी पद्धति में अभ्यास ज़्यादा चलता था। आज की डेट में सामूहिक रूप से निराकरण की अब व्यवस्था रखी गई है, जैसे कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। टेलीग्राम ग्रुप में जिसे जो चीज़ नहीं आता है वह उसमें जो है अपना क्वेश्चन डालते हैं, तो 2-4 बच्चे उसका जवाब दे देते हैं। तो यह सामूहिक रूप से निराकरण है। वहाँ पे मुझे कोई आवश्यकता नहीं मैं प्रश्न का उत्तर दूँ, बच्चे अपने आप जो है उसका उत्तर ढूंढ लेते हैं। उपचार गृह का मतलब होता है कि जैसे कि आप बड़े बड़े कोचिंगों में अगर कहीं पढ़े होंगे कोचिंग में, तो आप जरूर जानते होंगे एक जो है एक्सपर्ट फैकल्टी बैठाई जाती है। जैसे मैथ का इंडिविजुअल क्लास आप कहीं लिए होंगे तो मैथ की जो है एक्सपर्ट फैकल्टी बैठाई जाती है। आपको कोई समस्या मैथ में होती है, किसी सवाल में होती है, तो फैकल्टी के पास जो एक्सपर्ट फैकल्टी बैठाई जाती है वहाँ पे जा करके आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जो मेन टीचर होते हैं उनके पास उतना समय नहीं होता है, तो वैसे कर सकते हैं। उपचार गृह उसे बोलते हैं। व्यक्तिगत रूप से छात्रों का उपचार भी किया जाता है और व्यक्तिगत भेदों के आधार पर भी उपचार किया जाता है। ठीक है मित्रों, इस पीडीएफ को देने का उद्देश्य और शिक्षण की नवीन विधाओं का पढ़ाने का उद्देश्य यही है। मित्रों, इस चीज़ को आप सीरीज से भी बेहतर तरीके से पढ़ सकते थे, लेकिन मैं अगर आपसे वादा किया हूं कि शॉर्ट नोट्स वीडियो आपको पूरी तरीके से प्रोवाइड कराया जाएगा, तो निश्चित रूप से पूरी तरीके से 2-4 दिनों में मैं समाप्त कर दूंगा। हिंदी भी समाप्त कर दूंगा, शिक्षण अधिगम का सिद्धांत भी समाप्त कर दूंगा। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि इसका पीडीएफ भी आपको चाहिए, तो जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ बिल्कुल इसी का पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको लगता है ग्रुप में आपको फायदा होगा, और आप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। एक महिला बच्ची पूछ रही थी, भैया हम टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं, ग्रुप ज्वाइन कर लिए थे, उसमें है जो है हमें पर्सनली लोग चैट करने लगे। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं, उसका मेरे पास कोई निराकरण नहीं है। मैं कुछ लोगों को तो बैन कर सकता हूं जो आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन मैं इतना जो है खाली नहीं हूं कि आपके साथ हमारे ग्रुप के माध्यम से कोई बच्चा अगर गलत बिहेव करता है तो मैं उसे जो है लगातार बैन ही करता रहूं। इसका पूर्ण दायित्व तो आपका होता है। सोशल मीडिया को आप किस तरीके से यूज करते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है, उसमें मैं आपका सहयोग बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता हूं। मेरी तरफ से जितना हो सकता है मैं हमेशा शिष्टता एवं सम्मान बनाए रखने का प्रयास करता हूं, क्योंकि हर किसी का अपना सम्मान होता है। तो उस सम्मान को बनाए रखना ये सम्मान ही होता है जो बांटने पर बढ़ता है। अगर हम आपको सम्मान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आप हमें भी सम्मान देंगे, और अगर हम आपको अपमानित करेंगे तो निश्चित रूप से उल्टा आप हमें भी अपमानित करेंगे। तो सम्मान ऐसा चीज होता है जिसे बांटेंगे तो बढ़ेगा और घटाएंगे तो घटेगा, है ना। तो निश्चित रूप से अगर आप जो है ग्रुप में जाते हैं और बेहुदी बातें करते हैं, शिष्टता नहीं रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बैन किया जाएगा। और यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि आप किसी लड़की के साथ या किसी छात्रा के साथ आप गलत बिहेव करें। निश्चित रूप से आपको अगर हमारी नज़र में आता है तो मैं आपको बैन करूंगा। ऐसा मुझे शिकायत 2-3 लोगों के माध्यम से मिली, इस वजह से मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ, है ना। उसका ध्यान रखिए, क्योंकि आप लोग बेहतरीन करने जा रहे हैं, इसके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि यह जो है आपके जीवन को डुबोएगा। वर्तमान के समय में आप जहां भी हैं, आपके माता पिता अभी थोड़े से टाइट होंगे, आपका सहयोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन 4 सालों के बाद वो लूज होते चले जाएंगे। और आप अगर उस समय तक कुछ नहीं कर पाएंगे तो आप जो है अपने गांव के सबसे गंवारू बच्चों में शामिल हो जाएंगे, आप सबसे बेहुदा बच्चों में शामिल हो जाएंगे। मैं इस शब्दों का प्रयोग इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि इस शब्द का प्रयोग मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि 3-4 मैसेज हमें टेलीग्राम पे ऐसे मिले जो कि मुझे वाकई में अच्छा नहीं लगा। ऐसी उम्मीद आप लोगों से नहीं थी। अगर ऐसा ही लगातार चलता रहेगा तो ग्रुप मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर क्लेम न आए, इस वजह से मुझे गलत कदम, मतलब कि ऐसा कदम मेरी तरफ से उठाया जा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करिए, परिश्रम करिए, अपने भविष्य के निर्माण के लिए सतत प्रयास करते रहिए। इस सब में कुछ नहीं रखा है ना। 4 सालों के बाद आपको यह कोई नहीं पूछेगा कि आपने कितनी लड़कियों को चैट किया था। आपसे 4 सालों के बाद आपका बैंक बैलेंस और आपकी हैसियत पूछी जाएगी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।